हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो स्टूडेंट, अपन चैप्टर नंबर 4 था अपना धारिता वाला, वो अपने थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज अपन करने वाले हैं इसके बारे में, न्यूमेरिकल के बारे में ना, कौन कौन से अपने एग्जाम बोर्ड के और बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से न्यूमेरिकल आते हैं उस टाइप के अपन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड की स्क्रीन के ऊपर देखो आप अपना, और इसमें क्या दे रखा है अपन को सवाल के अंदर कि दे रखा है कि एक संधारित्र है और इसकी धारिता देखिए अपन को 100 पिको फेरेड दे रखा है अपन को ना। इसकी जो धारिता दे रखी है, धारिता C बराबर पहले वो 100 पिको फेराडे दे रखा है अपन को। ठीक है स्टूडेंट, और क्या दे रखा है यहाँ पे इसके अंदर, और दे रखा है कि इसका V का मान है शुरू में वो V बराबर कितने दे रखा है अपन को, 500 वोल्ट दे रखा है। V का मान क्या दे रखा है, 500 वोल्ट दे रखा है। और इसको आवेशित करने के बाद में बैटरी से हटाने के बाद में प्लेटों की जो बीच की दूरी है ना वो आधी कर दी जाती है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर नया विभवांतर कितना होगा और नई ऊर्जा का मान कितना होगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि नया वाला मान क्या होगा। तो यानी कि मान लेके शुरू वाले केस में अपने पास ये थी, धारिता मान ले C1 मान लेते हैं और विभवांतर V1 ही मान लेते हैं अपन, क्योंकि पहले वाले केस में अलग थी। तो यहाँ से अगर अपन बात करें इसके अंदर, और अब बाद में क्या कर रहा है बताओ, तो बस बताओ धारिता बराबर से अपना फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलोगे सर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है। पर सवाल में बोल रहा है कि केवल दूरी आधी कर रहा है पहले से, यानी कि A तो क्या है बताओ, नियत है, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। इसका मतलब C प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, 1/D आ गया, 1/D आ गया। तो इसका मतलब इन जो धारिताओं का अनुपात होगा C1/C2 करूँ, अगर मैं C1/C2 करूँ तो अनुपात क्या आएगा बताओ, ये उल्टा है, तो यानी कि इसका D1 ऊपर जाएगा और D2 नीचे आएगा, सॉरी D2 ऊपर चल जाएगा और D1 नीचे आ जाएगा ना, उल्टी हो जाएगा। व्युत्क्रम है तो उल्टा होगा अनुपात इनका। और अपन को बोल रहा है कि जो पहले वाली दूरी है D2, वो बताओ पहले वाली क्या है बताओ, D1 क्या है, आधी है। कितनी है उसकी, D1 की आधी। ये बोल रहा है कि इनको चार्जिंग करने के बाद में बैटरी हटाकर क्या करते हैं, प्लेटों बीच दूरी आधी कर दें, यानी जो D2 दूरी है वो पहले वाले की आधी है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो अपना D1 का मान होगा वो क्या होगा, 2D2 होगा, क्या पहले वाले का दुगना हो जाएगा। अगर ये मान इसमें रख देते हैं अपन, तो C1/C2 इक्वल टू, इसका मान D2 का मान रखेंगे तो कितना आएगा अपने पास यहाँ पे, D2 तो ऐसे कैसे, और यहाँ पे आ जाएगा 2D2, तो D2 से D2 कैंसिल आउट हो गया। C1 का मान दे रखा है पहले धारिता कितनी थी इसकी, 100 पिको फेरेड थी, अपॉन C2 अपॉन यहाँ पे आ गया 1/2। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो C2 का मान कितना आ रहा है, तो ये आ गया 200, कितना आ गया, 200 पिको फेरेड आ गया अपने पास। तो अब इसकी धारिता ये हो जाएगी। अब धारिता ये हो जाएगी तो अब इसका विभवांतर भी निकाल लेते हैं भाई, कितना हो जाएगा। तो अपन को पता है कि अगर अपन दूरी घटाएंगे तो धारिता का मान कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, विभवांतर भी अलग हो जाएगा, दूरी पर डिपेंड कर रहा है, पर कुल आवेश तो क्या रहेगा, नियत रहेगा। यहाँ पे जो अपना आवेश है, तो इसका मतलब आवेश का मान क्या होगा, Q इंटू सी वी होता है, Q इंटू सी वी होता है। और ये क्या दे रखा है अपन को, नियत। आवेश क्या रहेगा यहाँ पे, नियत रहेगा स्टूडेंट। तो इसका मतलब पहले कुल आवेश कितना था, तो C1V1 भाई, पहले C1V1 आवेश था और बाद में क्या हो जाएगा, C2V2 हो जाएगा आवेश। अपन को बाद में विभवांतर निकालना है, पहले तो अपन को पता है। तो इसका मतलब अगर मैं V2 का मान निकालना चाहूँगा तो क्या आएगा, C1V1 अपॉन C2, C1V1 अपॉन C2 आएगा। अगर ये मान इसमें पुट करते हैं अपन तो बताओ कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे V2 बराबर आ जाएगा अपने पास मान, C1 का मान कितना है, तो आप बोलोगे सर 100 और पिको मतलब 10⁻⁻12 और इनटू V1 कितना है पहले 500 और C2 का मान कितना है अपने पास 200 और पिको मतलब 10⁻⁻12 आ गया, तो कैंसिल आउट हो गया। और 20 से 20 कैंसिल आउट, तो इसका मान कितना बच जाएगा अपने पास, 250 बच जाएगा। तो जो अब जो नया विभवांतर है वो 250 वोल्ट हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि अगर तो धारिता अगर दुगनी हो रही है तो विभवांतर आधा होगा। ठीक है, विभवांतर क्या हो गया, आधा हो गया अपने पास। तो ये बात पूछ रहा था अपन को। और ये क्या पूछ रहा है कि अब इसकी कुल ऊर्जा है ना, ऊर्जा पूछ रहा है इसका कि अब इसके बाद में नई ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो अपन जानते हैं ना ऊर्जा का फॉर्मूला तो क्या होता है, U बराबर तो 1/2CV² होता है, 1/2CV² होता है। तो यहाँ पे अगर अपन मान रखें 1/2, और ये बाद की बात कर रहा है, बाद वाला मतलब यहाँ पे C2 की बात कर रहा है और यहाँ पे V2 की बात कर रहा है। तो C2 अपने पास कितना आया, ये आया अपने पास 200 है ना, तो 200 इंटू 10⁻⁻12 इंटू V2 का मान कितना है 250, तो 250 इंटू 250 आ गया। अगर अपन यहाँ से 2 से कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 100 आएगा। और यहाँ पे अगर 25 को 25 से करते हैं तो अपने पास आता है 625 आता है। और ये 1 और 2 जीरो ये हो गया, 2 जीरो यानी 4 जीरो से 4 पावर कम करते हैं तो इंटू कितना जाएगा 10⁻⁸ आ जाएगा।
ठीक है। आप चाहो तो इसका अगर पॉइंट इधर हो किसका होगा तो लिखते हैं इसको 6.25 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है, ये क्या आ जाएगी, इसकी ऊर्जा आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, सी का मान दे रखा है अपन को 6 माइक्रोफेरेड। क्या दे रखा है, 6 माइक्रोफेरेड दे रखी है, धारिता का मान दे रखा है। और इसका विभवांतर वो बोल रहा है कि इसका विभव का मान ना 10 वोल्ट से क्या कर रहा है, वो 20 वोल्ट कर रहा है। 10 वोल्ट से क्या कर रहा है, 20 वोल्ट कर रहा है। तो ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, यानी कि ऊर्जा बताओ, अगर विभवांतर ज्यादा हुआ तो ऊर्जा भी ज्यादा होगी, तो ऊर्जा में कितनी बढ़ गई, कितनी वृद्धि हो गई, वो निकालनी है अपन को। तो अपन जानते हैं कि जो हमारी ऊर्जा होती है वो होता है 1/2 CV² होता है। ठीक है, तो अगर ऊर्जा में वृद्धि चाहिए अपन को डेल्टा U चाहिए, तो मतलब बाद में यानी कि 1/2 CV2 बाद में कितना विभव हो गया, और माइनस पहले कितना था तो C और V1 का स्क्वायर। भाई धारिता दोनों सेम है, केवल विभवांतर परिवर्तन कर रहा है, तो ये हो जाएगा अपने पास। अब इन दोनों में देखा जाए तो कॉमन क्या आ रहा है, तो आप बोलो सर 1/2 C कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच रहा है V2 माइनस V1 का स्क्वायर बच रहा है, तो वैल्यू पुट कर दो आप 1/2 C का मान कितना है 6 माइक्रोफेराड, यानी कि 6 × 10⁻⁶। V2 कितना है 20 है, तो 20 का स्क्वायर और माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये कितना बच गया अपने पास, यहाँ 2 से कट के तो 3 आ जाएगा, तो 3 × 10⁻⁶। 20 का स्क्वायर कितना होता है जी 400 माइनस 100, तो ये माइनस करने पर बच गया 300, तो 3 × 10⁻⁶ इंटू 300। 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है अपने पास 9, और 2 जीरो मतलब पावर कम कर देंगे तो 10⁻⁴ जूल। इतनी ऊर्जा में क्या हो जाएगा, इसकी परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था ऊर्जा परिवर्तन। नेक्स्ट सवाल देखो आप बोल रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसके अंदर कोई मीडियम नहीं है ना, वायु है, उसकी धारिता का मान क्या दे रखा है। इसका मतलब वायु है, इसका मतलब कोई निर्वात नहीं है, नहीं, इसका मान दे रखा है 8 माइक्रोफेरेड। 8 माइक्रोफेरेड दे रखा है जब उसके अंदर वायु रखी हुई है। ठीक है जी, अब क्या बोल रहा है कि इस प्लेटों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाए, यानी कि जो अगर पहले दूरी d थी, तो अब नई वाली दूरी d डैश है वो क्या हो जाएगी, पहले की हाफ हो जाएगी, d/2 कर दें। अगर दूरी को आधा कर दिया जाए और उनके मध्य पैरावृत्तांक भी रख दिया जाए, और वो बोल रहा है कि इसके अंदर एक पैरावृत्तांक भी रख दिया जाए, उसका मान कितना है 5, मान कितना है 5, माध्यम भी रख दिया जाए, ये रख दिया जाए, तो संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी। तो अब बताओ स्टूडेंट, इसमें क्षेत्रफल के बारे में बोला, कुछ नहीं बोला, इसका मतलब प्लेट का क्षेत्रफल कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ए का मान क्या दे रखा है अपन को, नियत दे रखा है। ए का मान क्या दे रखा है अपन को, नियत दे रखा है। तो अपन जानते हैं कि अगर ये धारिता होती है तो उसका मान कितना होता है, तो अपन जानते हैं A∈0/d। भाई निर्वात में तो ये होती है, वायु होता है तब यही होता है मान। पर अगर कोई माध्यम रख रहे हैं, यहाँ पे सी मीडियम रख रहे हैं, तो बताओ क्षेत्रफल तो उसका ए ही रख रहे हैं, एप्सिलॉन इंटू क्या जाएगा बताओ, के और इंटू में आ जाएगा, के और इंटू में आ जाएगा। और दूरी क्या कर रहा है बताओ, पहले वाले की आधी कर रहा है, यानी कि d/2। भाई पहले डिस्टेंस क्या हो रहा है, हाफ कर रहा है, तो d/2 आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब इसको सोल्व करने पर ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2A∈0K/d आ जाएगा। तो यानी जो माध्यम वाली धारिता है वो कितना हो गया बताओ, यहाँ पे 2K इंटू क्या हो गया, ये A∈0/d। और जो ये वाला मान है वो कौन सा है बताओ, यहाँ पे अपना यही तो है धारिता C0 वाला, यही तो मान है। और इसका मान अपने पास कितना है जी, भाई 2 और K का मान कितने का सवाल में 5, और ये A∈0/d यानी ये C0 था, और C0 का मान दे रखा है सवाल में 8 माइक्रोफेरेड दे रखा है। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, ये 80 माइक्रोफेरेड। तो अब जो धारिता होगी वो कितनी हो जाएगी, 80 माइक्रोफेरेड हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सवाल, नेक्स्ट सवाल देखो आप, जैसे बोल रहा है वैसे अपन अगर डायग्राम बना ले हैं कि 2 संधारित्र हैं, ठीक है जी, दोनों श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया इनको, और एक बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं, और बैटरी का वोल्टेज अपन को नहीं पता, इसका मान लेते हैं वोल्टेज V है। एक की दे रखी है अपन को 6 माइक्रोफेरेड और दूसरे दे रखा है 12 माइक्रोफेरेड, ये दे रखा है अपन को। ठीक है, और क्या दे रखा है यहाँ पे, और कुछ नहीं दे रखा। तो अब इसके ऊपर, हाँ इसके ऊपर जो विवो है वोल्टेज है वो कितना है, यहाँ पे 2 वोल्ट दे रखा है। जो 6 माइक्रोफेरेड वाला संधारित्र है, इसके विवो का मान कितना दे रखा है, 2 वोल्ट दे रखा है। तो स्टूडेंट अगर इसका वोल्ट और ये दे रखा है, तो इसके ऊपर अपन आवेश निकाल सकते हैं क्या, कौन से पर, 6 माइक्रोफेरेड पर, इस वाले संधारित्र पर आवेश का मान निकाले तो अपन जानते हैं कि आवेश बराबर क्या होता है, Q × CV। क्यू बराबर क्या होता है, CV होता है। तो अपन को इसकी धारिता पता है, धारिता कितनी है 6 माइक्रोफेरेड, यानी 6 × 10⁻⁶, V का मान 2 है, इसका मतलब ये कितना हो गया 12 × 10⁻⁶ वोल्ट, ये आ गया अपना।
12 इंटू 10⁻⁶ टू वोल्ट, सॉरी, और ये इसका मात्रा क्या होगा, कूलाम होगा ना, चार्ज है आवेश, तो इसका मात्रा ये आ गया, आवेश का मान ये आ गया। तो इसका मतलब अपन जानते हैं कि आवेश अगर ये आ गया तो श्रेणी क्रम के अंदर, श्रेणी क्रम में आवेश क्या रहता है, सब पे बराबर रहता है ना, याद है कि नहीं। तो यानी जो आवेश के ऊपर है वही आवेश इसके ऊपर होगा। तो अपन जानते हैं कि जो श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम के अंदर आवेश क्या रहता है, बराबर रहता है। इसका मतलब अगर दूसरे वाले बात करें, इसके ऊपर भी आवेश कितना होगा, यही होगा, सेम टू सेम। तो इसका मतलब 12 जो माइक्रो फेरड संधारित्र है, इस पर भी आवेश कितना होगा, तो आप बोलोगे सर आवेश के ऊपर भी यही है 12 माइक्रो कूलाम, यही तो होगा, 12 माइक्रो कूलाम ही होगा। तो अब इससे अगर मैं विभवांतर निकालना चाहूँ दूसरे वाले पे V2, तो बताओ V2 बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर Q2/C2, ये तो होगा ना, यहाँ पे V का मान निकालो तो Q/C होगा। तो और Q क्या, Q तो सेम ही रहेगा आवेश, तो इसका मतलब इसका मान तो है 12 माइक्रो मतलब 10⁻⁶, और इसकी धारिता कितनी रखी है, 12 दे रखी है, तो 12 माइक्रो फेरड। तो ये कट गया, ये कट गया, इसके मतलब कितना आ गया, 1 वोल्ट, यानी कि दूसरे वाले वो के मान कितना आ गया, 1 वोल्ट। तो इसके ऊपर अपना अगर V2 की बात करें तो 1 वोल्ट आ गया, और ये V1 मान लेते हैं। तो अब बैटरी का वो तो क्या होता है, श्रेणी क्रम में ये वाला जाके तो बढ़ता है इनमें, इन दोनों का जो टोटल योग होगा वही तो क्या होगा, बैटरी का वोल्टेज होगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे बैटरी का विभव की बात करें तो वो क्या जाएगा, इन टोटल का योग। तो एक पे 2 वोल्ट था, एक पे 1 वोल्ट था, इसका मतलब कितना आ गया, 3 वोल्ट। तो जो बैटरी से जोड़ रखा है उसका वो कितना है, 3 वोल्ट है। ओके स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट सवाल पे। हाँ तो स्टूडेंट नेक्स्ट सवाल देखो आप, नेक्स्ट सवाल में तो अपन क्या दे रखा है कि ये 6 संधारित्र अपने पास है ना, और बोल रहा है कि इसके अंदर ए और बी के मध्य, अगर ए और बी के मध्य विभवांतर कितने दे रखे हैं अपन, 100 वोल्ट दे रखे हैं, 100 वोल्ट विभवांतर दे रहे हैं, तो इसके अंदर आवेश का मान कितना होगा, यही दे रखा है कि हाँ 100 वोल्ट दे रहे हैं, तो बैटरी के द्वारा तो आवेश का मान कितना होगा। तो स्टूडेंट अगर अपन को कुल आवेश निकालना है तो पहले इसकी मतलब धारिता निकालनी पड़ेगी टोटल कुल, तो यानी कि इसको सोल्व करना पड़ेगा सर्किट को, तो यानी इसकी तुल्य धारिता निकालनी पड़ेगी पहले। तो अब स्टूडेंट इसमें देखा जाए तो भाई समांतर क्रम में है या श्रेणी क्रम में है, तो इधर देखा जाए कि अगर ये तीनों देखा जाए, ये वाला C2, C3 और C4, ये तीनों बताओ, एक इसको पहले वाला इसके दूसरे से, दूसरे वाला दूसरे तीसरे से जुड़ा हुआ है, यानी ये तीनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। पर जैसे इधर आते हैं तो ये अलग क्रम बन गया क्योंकि बीच में वायर आ गया, इसलिए ऐसे बताओ अगर इन दोनों की बात करें अगर C5 और C6 की, तो ये दोनों बताओ, इनका दोनों का जो पहले वाले सिरे वो एक साथ जुड़े हुए हैं, देखो बीच में कुछ अंदर थे ना, और ये बाहर वाले सिरे दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा सर्किट है, तो जो छोटे छोटे रूप में आपको दिख रहे हैं भाई श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, तो उनको पहले आप सोल्व करो आप। तो पहले अगर अपन बात करें इसकी, इन दोनों की बात C2, C3 और C4, तो यहाँ पर बात करें कि यहाँ पे C2 और कौन सा C3 और C4 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अगर इस श्रेणी क्रम में है तो बताओ, आपको पता है कि श्रेणी क्रम में धारिता कैसे निकालते हैं अपन, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये तो होता है फॉर्मूला। तो अगर यहाँ से मान रखे तो इसका मान तो कितना है बताओ, 1/60 है, ये भी वाला सबका सेम ही 1/60 1/60। अगर इनका एलसीएम लेंगे तो 60 एलसीएम आएगा, और यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस यानी कितना जाएगा 3, तो यानी कि इसको अगर उल्टा कर देंगे अपन तो ये कितना जाएगा 60/3 आ जाएगा ना भाई, ये 1/C इक्विवेलेंट है, तो अगर इसको उल्टा करें तो C इक्विवेलेंट बराबर ये आ गया, इसका मतलब 20 माइक्रोफेरेड। कितना आ गया, 20 माइक्रोफेरेड आ गया, किनका, इन तीनों को सोल्व करने के बाद में, यानी इन तीनों को हटाकर अकेला अपन कितना लगा सकते हैं, 20 माइक्रोफेरेड का लगा सकते हैं। ऐसे अगर बात करें यहाँ पे ये C5 और C6 है, ये दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो यहाँ पे अगर जो अपना C5 और वह C6 है, ये कौन से क्रम में है, ये समांतर क्रम में है। अगर समांतर क्रम में है तो C इक्विवेलेंट निकालें तो अपन जानते हैं इसमें डायरेक्ट ऐड होता है, तो C1 प्लस C2 डायरेक्ट ऐड करेंगे, तो ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो 10 प्लस 10 यानी ये मान भी कितना आ गया 20 माइक्रोफेरेड, इसका मान भी कितना आ गया 20 माइक्रोफेरेड ही आ गया स्टूडेंट। ठीक है, दोनों मान ये निकाल लिया। तो अब अपन देखते हैं कि नया अपना सर्किट क्या बन जाएगा। तो अगर इसका अपन तुल्य सर्किट बनाते हैं, अब बनाने की बात करें यहाँ पे, तो ये इधर अपना ए पॉइंट था, यहाँ पे ए के बाद में पहले अपने पास यहाँ पे लगा हुआ है कितना 40 माइक्रोफेरेड दे रखा है अपन को, यहाँ पे 40 माइक्रोफेरेड है। अब इधर आगे चल के देखें तो इन तीनों को सोल्व करने के बाद में, इन तीनों को सोल्व करने के बाद में अपने पास अकेला एक आ गया, इन C2 C3 C4 को सोल्व करने पर कितना आया था 20 माइक्रोफेरेड। तो इसका मान बोलते हैं कि हमारे पास आ गया 20 माइक्रोफेरेड आ गया।
ठीक है। और ये लास्ट पॉइंट इधर अपने पास क्या लिख दिया अपन ने, बी। ऐसे अपन देखा कि यहीं से यानी इससे आगे से जस्ट चल के और इन दोनों को सोल्व करने पर ये बजाय कहाँ जुड़ रहा है, बी से जुड़ रहा है, तो यानी यहीं से ये भी एक बी पे जाके जुड़ रहा है, इधर वापस बी पे जाके जुड़ रहा है, और इसको सोल्व करने पर भी अपने पास मान कितना आया, 20 माइक्रोफेरेड है ना। इसका मान भी कितना लेके आए अपन, 20 माइक्रोफेरेड ही आया था इन दोनों का, तो ये इसके जुड़ दिया यहाँ पे। अब देखा जाए तो बताओ ये दोनों कौन से क्रम हो गए, ये पहले वाले सिरे दोनों एक जगह जुड़े हुए हैं और दूसरे सिरे जाना के एक जगह जुड़ रहे हैं, इसका मतलब समांतर क्रम है। और समांतर क्रम में इसका मतलब यानी कि यहाँ पे जो 20 माइक्रोफेरेड और वह 20 माइक्रोफेरेड दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। अगर समांतर क्रम में है तो सी इक्विवेलेंट बराबर कितना आएगा, वही C1 + C2, दोनों को डायरेक्ट ऐड करेंगे तो ये दोनों 20 हैं, तो 20 + 20 इसका मतलब 40 माइक्रोफेरेड, 40 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। तो अगर इन दोनों को सोल्व करने पर 40 आ रहा है तो जो अपना नया डायग्राम बनेगा वो कैसे बन जाएगा, एक तो ये था पहले से 40 माइक्रोफेरेड, और अब एक इन दोनों को सोल्व करके अपने एक नया बना दिया, तो ये भी कितना आ रहा है, 40 माइक्रोफेरेड ही आ रहा है। तो अब ये ए और बी कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ से अगर मैं सी इक्विवेलेंट निकालूं तो आपको मैंने पहले बता रखा है कि अगर दो होते हैं तो दोनों गुणा और नीचे दोनों का योग, है ना। तो दोनों गुणा और योग कर लें तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 40 × 40 और अपॉन दोनों जोड़ दो 80 आएगा, इससे काटे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो यानी कि 20, तो यानी कितना आ गया 20 माइक्रोफेरेड। यानी कि इन सबको सोल्व करने पर ए और बी के मध्य अकेला एक संधारित्र रखा जाए तो वो कितना आ रहा है, 20 माइक्रोफेरेड का आ रहा है। तो यानी इन सबको हटाकर एक संधारित्र लगा सकते हैं अपन 20 माइक्रोफेरेड का, वही इन सभी को टोटल क्या धारिता आ रही है। पूछा क्या है अपन को, आवेश का मान पूछा है इसके अंदर, टोटल आवेश निकालना है। तो बताओ अपन आवेश का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, आप बोलोगे सर आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर क्या होता है, CV होता है, और इसके अपन ने कुल धारिता निकाली सी इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे इसका तो मान निकाल लिया अपन ने 20 माइक्रोफेरेड यानी 20 × 10⁻⁶, और बोल रहा है कि बैटरी बंद कितने दे रहे हैं अपन, 100 वोल्ट दे रहे हैं। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो 1 0 तो ये रहा, 2 ये 3 0, तो 2 × इसमें 3 0 मतलब 3 पावर कम कर देंगे, 10⁻³ कूलाम। तो इसका जो आवेश कितना देंगे अपन 2 × 10⁻³ कूलाम, है ना। ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट नेक्स्ट सवाल देखो आप। देखो इस टाइप का सवाल आता है ना, एक बार इसको समझ लो आप। देखो एक अपन आगे और पढ़ेंगे रेजिस्टेंस वाले में कि अगर अपने पास कोई एक ऐसे ब्रिज बन रहा है यानी कि चतुर्भुज के आकार का, ये संधारित्र हो गया, यहाँ पे इधर संधारित्र हो गया, और ये संधारित्र और ये संधारित्र, और एक बीच में संधारित्र और होता है। अगर अपने पास ऐसी कोई डिजाइन बन रही है ना, यहाँ पे ये ए और बी है, इनके मध्य अपन को धारिता ज्ञात करनी है ना, और इसकी धारिता देखिए अपन को C1 C2 C3 C4 और ये C5, ठीक है। तो इस प्रकार के आपको संरचना दिखती है, मतलब सर्किट की अगर ना ऐसा बनावट दिख रही है आपको। अगर 5 संधारित्र हैं और इससे बन रहा है एक समचतुर्भुज बन रहा है, और एक बीच में कोई विकर्ण के अंदर एक बार आ रहा है अपने पास संधारित्र आ रहा है, और जो आ रहा है उसको अलावा छोड़ के सिरों पर अगर अपन को निकालनी है, तुल्य धारिता निकालनी है, तो इसको अपन स्टूडेंट क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन सेतु बोलते हैं ना, व्हीटस्टोन सेतु या ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं ना। आगे वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे प्रतिरोध वाले में। तो इसमें क्या करते हैं कि अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित है, संतुलित मतलब कैसे होता है कि इन दोनों का अनुपात यानी कि C1 C2 को ऊपर वाले का अनुपात और इधर बराबर C4 और C3 का अनुपात, इनका अनुपात और इनका अनुपात अगर बराबर आता है तो ये क्या होता है, ये संतुलित होता है। और ऐसे वाले केस के अंदर जो विकर्ण वाला है अपना डायगोनल वाला है, इस पार्ट के अंदर कोई आवेश नहीं जाता है, तो यानी कि इस वाले बीच वाले क्या करते हैं अपन, हटा देते हैं, इसको हटा के और फिर सवाल को अपन सोल्व कर लेते हैं ना, ठीक है। तो अब बस ये होना चाहिए, बस इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तब क्या करते हैं, इसको अपन हटा के इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस ट्रिक को आप याद रखना, ये संधारित्र में भी आता है, और अपन रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो समांतर क्रम श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का तब भी अपने पास आएगा, तो अब इसको अपन डिटेल में और पढ़ेंगे। अभी तो अपन को सवाल सोल्व करने के लिए बस ध्यान रखना है कि अगर इन दोनों का अनुपात बराबर आता है, इसका मतलब बीच वाले को आप हटा दो, ठीक है। ये होता है व्हीटस्टोन सेतु। तो अब आते हैं अपन अपने सवाल के ऊपर। वहाँ पे रख दिया। तो ये व्हीटस्टोन सेतु था। अब इस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। तो इसमें भी देखा जाए, बताओ अपने पास कुल कितने संधारित्र आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, और ये आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। तो इसको भी अपन अगर सही तरीके से बनाना चाहें अपन, तो जो ये अपना वाला ए पॉइंट है, ये वाला ए पॉइंट, तो बताओ ए और इधर पॉइंट क्या आ रहा है अपने पास, डी आ रहा है। तो ये ए और इधर मान लेते हैं अपन यहाँ पे डी, इधर मान लेते हैं ऊपर अपन बी, और ये पॉइंट क्या मान लेते हैं सी। तो बताओ ए और बी के मध्य है क्या कोई, तो आप बोलो सर ए और बी के मध्य है ना ये ऊपर वाला। तो ये दोनों के बीच में बना दिया अपने संधारित्र एक ये वाला,
और इसका मान दे रखा है अपन को ये C1 है और इसका मान दे रखा है 5 माइक्रो फैराड है। ठीक है, ऐसे बताओ फिर अपन क्या इधर A और D के मध्य भी अगर कोई संधारित्र, तो आप बोलोगे सर A और D, ये रहा A और ये D दोनों बीच में है ना, C3 दे रखा है और इसका मान क्या दे रखा है अपन को 2 माइक्रो फैराड दे रखा है अपन को। ऐसे बताओ फिर अगर बात करें इधर B और C के मध्य दे रखा है क्या, तो आप बात करो सर B ये रहा और C ये रहा, B और C के मध्य क्या दे रखा है अपन को, यहाँ पे C2 बराबर दे रखा है कितना 10 माइक्रो फैराड दे रखा है। ठीक है, ऐसे फिर बताओ C और D के मध्य दे रखा है क्या, C ये रहा और D ये रहा। अच्छा हाँ, इन दोनों के बीच में हाँ ये दे रखा है C4, तो यहाँ पे C4 दे रखा है और इसका मान दे रखा है 4 माइक्रो फैराड, 4 माइक्रो फैराड दे रखा है। और बचा B और D, क्या B और D, ये रहा D और ये B दोनों बीच में दे रखा है C5, तो ये B और D के मध्य अपन को दे रखा है यहाँ पे C5 और इसका मान दे रखा है कितना 10 माइक्रो फैराड। और अपन को निकालना किसके मध्य है, A और इधर ना A की तरफ भी आ रहा है, इधर ये X है और इधर ये क्या है अपना Y है, तो X और Y के मध्य अपन को निकालनी तुल्य धारिता। तो बताओ इसको देख के बताओ ये बन रहा है ना, ये व्हीटस्टोन सेतु है, तो अपन को चेक करना है कि संतुलित है या नहीं है। तो ये व्हीटस्टोन सेतु का अगर अपन मान निकालें यहाँ पे C1/C2 ऐसे निकालते हैं ना ऊपर वाले दोनों का अनुपात, तो C1/C2 का मान कितना आ रहा है 5/10 यानी आ रहा है 1/2। ऐसे ही नीचे वाले दोनों को निकालते हैं, तो C3/C4 निकालते हैं, तो इसका मान कितना है इधर तो 2 है और C4 का मान कितना है 4, तो इसको हल करने पे कितना आ रहा है 1/2। इसका मतलब C1/C2 बराबर C3/C4, अनुपात बराबर आ रहा है इनका। अगर अनुपात बराबर आ रहा है इसका मतलब जो अपना ये व्हीटस्टोन सेतु है वो संतुलित है। तो अपन बोल सकते हैं अतः जो ये व्हीटस्टोन सेतु है वह क्या है, संतुलित है। अगर ये व्हीटस्टोन संतुलित है इसका मतलब जो बीच वाला संधारित्र इसको क्या कर देंगे अपन, हटा देंगे यहाँ से। क्या करना है, इसको अपन को हटाना है। अगर इसको हटा देंगे तो देखो मैं तो दोबारा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, पर आपको ना दोबारा से डायग्राम बनाना है ना, आपको दोबारा से बनाना है। और क्या करना है, इस बीच वाले को हटा के दोबारा से बनाना है कि ये लो जी हमारे पास, इसको हटा लेंगे, फिर से डायग्राम बनाओगे दोबारा से और इसको हटा दोगे आप। तो इसको हटा दोगे तो बताओ फिर अब देखें आगे अपन। अब देखा जाए तो बताओ इधर से ये दोनों बताओ कौन से क्रम में है, ये पहले वाले सिरा इससे है, इसका दूसरा पहले से है और पहले का दूसरे से। तो ये दोनों कौन से क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम। ये नीचे वाला कौन सा हो गया, सीरीज है ना, श्रेणी क्रम बन रहा है दोनों का। तो ऊपर वाले अलग श्रेणी क्रम में, नीचे वाले अलग श्रेणी क्रम में। तो इनको हल कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे जो अपना कौन सा है, एक तो 5 माइक्रो फैराडे और एक कौन सा है अपना 10 माइक्रो फैराडे। ये कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अगर ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो इनके बीच जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, C1C2/C1+C2। ये तो था 2 के लिए डायरेक्ट, तो C1C2 मतलब कितना 5 × 10 और नीचे दोनों जोड़ेंगे 5 और 10 15, तो इसको कट करें तो कितना आएगा 3, यानी कि 10/3 माइक्रो फैराड। यानी इन दोनों को हटा के अपन कितना लिख सकते हैं, 10/3 माइक्रो फैराड। ऐसे नीचे वाले ये कौन से बताओ, एक तो 2 है और ये कौन है 4, 2 और 4 माइक्रोफैराड। ये भी कौन से क्रम में है, तो आप बोलोगे सर ये भी श्रेणी क्रम के अंदर है। अगर ये भी श्रेणी क्रम में है तो इनका भी जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, C1C2/C1+C2। तो ऊपर करेंगे तो 2 × 4 और बटे दोनों का उच्छा आएगा, तो काटे तो वही 3 आ गया, यानी इसका मान भी कितना आ गया 4/3 माइक्रो फैराड। इसका मान कितना आ रहा है 4/3 माइक्रो फैराड। तो इन दोनों को सोल्व कर लिया अपन ने। तो अब अगर अपन देखा जाए कि हमारा इधर x था, तो एक तो ये इधर ये बराबर में क्या आ रहा है अपने पास, हमारे पास क्या आ गया, इसका मान तो आया 10/3 माइक्रो फैराड इन दोनों का ना। और नीचे वाले इन दोनों का आया कितना है हमारे पास, इसका मान आया 4/3 माइक्रो फैराड। और ये दोनों कहाँ जुड़े हैं, वाई पे। ठीक है, तो ऊपर वाले दोनों का मान निकाल लिया, नीचे वाले दोनों। अब देखा जाए तो अब ये दोनों कौन से क्रम में है, अब ये दोनों कौन से क्रम में है, समांतर ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है। अगर समांतर क्रम में है तो अब इनका जो सी इक्विवेलेंट है वो कितना आएगा, C1+C2, दोनों को जोड़ देंगे तो 10/3 प्लस 4/3 यानी कितना हो गया, तो 14/3 माइक्रो फैराड। तो इसकी जो टोटल नेट आ रही है अपने पास तुल्य धारिता वो कितनी आ गई, 14/3 माइक्रो फैराड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इस प्रकार ये व्हीटस्टोन सेतु ही बनता है, सवालों में अपने काम आता है। तो ध्यान रखना आप कि इसमें 5 संधारित्र होंगे एक साथ। तो अपन उनको पहले ना, ये बनाया नहीं था डायग्राम को, तो इस प्रकार देता है, तो आपको खुद को पॉइंट मानकर और बनाना है इसको, और फिर देखना है कि संतुलित है या नहीं है। अगर संतुलित है ना, और सवाल में से संतुलित आएगा आपको कन्फर्म है ना, व्हीटस्टोन सेतु आएगा तो बीच वाला जो विकर्ण वाला है उसको हटा देंगे और बाकी को अपन सोल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट,
ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और बाकी सवाल बच रहे हैं और करेंगे अपन। ओके बाय टाटा, थैंक यू।